जय हिंद दोस्तों, द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये आपको मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा था जो दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो CBT बेस्ड हुए थे और लगभग 22 शिफ्ट में वो एग्ज़ाम चला था। अभी तक मैंने 10 शिफ्ट यानी 10 प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा दिए हैं और वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर एकदम सीरियल से देख सकते हैं। जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, 11वां जो प्रैक्टिस सेट है ये 23 जनवरी 2003 को पूछा गया था। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाले जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। पहला ऑप्शन है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। तीसरा ऑप्शन है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। चौथा ऑप्शन है घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि वाष्पन क्या होता है, किसे कहते हैं वाष्पन। तो वाष्पन क्या होता है, जब द्रव को हम क्या करते हैं, जब द्रव को हम गर्म करते हैं तो वो द्रव से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। वाष्पन के कारण जो शीतलन की प्रक्रिया है तब धीमी होती है जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाले जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घटता है और वायु के बहने की जो चाल होती है वो कम होती है। यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल घटेगा और वायु के बहने की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहाँ है ऑप्शन, घटता है और वायु के बहने की चाल कम हो जाएगी। यानी इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी अपने मन जो आपको लगता हो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, रंगोली और कढ़ाई। जैसे पहला ऑप्शन है चौक पूरना। तो चौक पूरना के लिए उत्तर प्रदेश वाले जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं वो जानते होंगे चौक पूरना। जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, दीपावली वगैरह हुआ तो चौक पूरा जाता है, जब पूजा वूजा की जाती है। तो चौक पूरना किससे रिलेटेड है, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है नाग गुफन की। अगर हम बात करें, जो नाग गुफन है ना, ये कहाँ का है, ये सौराष्ट्र और गुजरात की एक रंगोली और कढ़ाई की क्या है, एक डिजाइन है। तो ये कहाँ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सौराष्ट्र और गुजरात से। यानी बी तो एकदम राइट होगा। मंदाना कहाँ से रिलेटेड है, जो मंदाना डिजाइन है ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। चौथा ऑप्शन है आरीपन। आरीपन है, ये कहाँ पर होता है, ये बिहार में होता है। आरीपन कहाँ पर, बिहार में। यानी आरीपन का संबंध बिहार से होगा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। पहला ऑप्शन बोला गया है यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। बिल्कुल, खाद इसीलिए तो मिलाया जाता है कि जिससे जो मृदा है उसकी जल धारण क्षमता में क्या हो, वृद्धि हो। पहला एकदम राइट है। यह गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा को आरंध्री बनाता है। अगर रंध्री बोलता तो सही हो सकता था, लेकिन क्या बोल रहा, आरंध्री बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। सी ऑप्शन, यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है, ये भी ऑप्शन सही होगा। और चौथा ऑप्शन है यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है, यानी ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सी डी
ऑप्शन नंबर ए सी डी। कहाँ पर है ए सी डी? यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका हमको युगल चुनना है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं इनको जान लीजिए। जैसे आपका दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड चंडीगढ़ हो गया। और कौन हो गया? पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी। दादर एवं नागर हवेली एंड दमन और दीव हो गया। इसके बाद अंडमान निकोबार हो गया। तो ये कितने हो गए? 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब ऑप्शन को चेक करते हैं। मान लीजिए किसी को अगर नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन में वो ऑप्शन को एलिमिनेट किया करे। कैसे? जैसे अगर आप जानते हैं राज्यों के बारे में, अगर आपको नॉलेज है थोड़ा सा, यूटी आपको नहीं पता है तो जैसे नागालैंड देखिए, नागालैंड क्या है? राज्य है। तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश का ही युगल बताना है, जोड़ा बताना है। यहाँ पर देखिए मिजोरम, ये राज्य है, हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए झारखंड, ये भी राज्य है, हटा दीजिए। अगर 3 ऑप्शन नहीं हुए तो कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन, यानी जम्मू और कश्मीर और अंडमान और निकोबार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा मेजरमेंट यानी स्किल से रिलेटेड है। बेहद आसान क्वेश्चन होता है और लगभग पूछा ही जाता है, तो ध्यान दीजिए। 1 सेंटीमीटर हमको बताया गया है कि जो 1 सेंटीमीटर है ये किसके बराबर है? ये 110 मीटर के बराबर है। किसके बराबर है? 110 मीटर के। यदि कोई छात्र इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और इब्राहिम बुर्ज के बीच की दूरी इतने सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो देखिए 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हमको पता है, हमको 12.9 सेंटीमीटर की वैल्यू बतानी है। तो 12.9 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 110 का। तो ये किस में आ जाएगा? मीटर में। किस में आ जाएगा? मीटर में। यहाँ पर ये डेसिमल लगा है, डेसिमल हटाइए, जीरो को काटिए, क्योंकि डेसिमल हटेगा अपॉन में जीरो आएगा, उस जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई कराइए, 11 9 जा 99, 11 2 जा 22, कैरी 2, 11 1 जा 11 और 11 2 13, यानी 1329। कितना आएगा? 1329 आएगा। ठीक है, अब हमें इसको किस में बदलना है? हमको इसको बदलना है किस में? हमको इसको बदलना है किलोमीटर में। किस में बदलना है? किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? आंसर आएगा 1.329 किलोमीटर। 1.329 किलोमीटर। क्या इनमें से कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है? इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई है, क्या होगी? 7300 मीटर, 8300 मीटर, 8848 मीटर या 8950 मीटर। तो देखिए इसको आप याद रखिए, जो माउंट एवरेस्ट होता है उसकी जो चोटी होती है, उसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। जबकि अगर हम बात करें गार्डविन ऑस्टिन तो उसकी छोड़िए, उसको 8611 मीटर होती है उसकी। ठीक है, तो हमें इसे भी याद रखना है, 8848 मीटर होती है किसकी? माउंट एवरेस्ट की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, धूम्र कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन ए, प्रायः सर्दियों में बनता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धूम्र कोहरा है तो ये ठंडियों में तो बनता ही है।
धुएं और कोहरे से बनता है, ये भी सही है। ओजोन का अपक्षय करता है, ये गलत है। दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है, ये भी सही है, क्योंकि दिल्ली जैसे इलाकों में तो आप लोग जानते ही होंगे क्या हालत होती है। यानी ए, बी और डी, ए, बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, दिशाएं बतानी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए ऐसे ऊपर नॉर्थ है यानी उत्तर, और ये, एक मिनट इसको नीचे लिख कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमको जयपुर और उत्तराखंड को दिखाना है। तो देखिए ये क्या है उत्तर, ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पूरब, और ये क्या है पश्चिम। तो हमको क्या दिखाना है, देहरादून और जयपुर। तो अगर मैप में भारत के मैप को देखेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, देहरादून, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, जयपुर। तो ऐसे कुछ दिखाई देगा। यानी अगर देहरादून को अगर हम देखें तो ये उत्तर पूर्व में मिलेगा, और अगर हम जयपुर को देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम में मिलेगा। उत्तर पूर्व देहरादून और जयपुर दक्षिण पश्चिम। तो कौन सा ऑप्शन होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो देखिए जयपुर तो हमारा दक्षिण पश्चिम में है और देहरादून उत्तर पूर्व में है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी फटकना, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय पृथक्करण, ऑप्शन नंबर डी प्रभाजी आसवन। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं। कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राथमिक कक्षा की, और हमें पृथक्करण की क्रियाकलाप समझानी है, तो हम बच्चों को क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, एक बाउल या कटोरा ले लेंगे, उसमें पानी ले लेंगे और उसको गैस में रख देंगे और गैस को चालू कर देंगे। तो हम देखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, देखो बच्चों ये पानी ऊपर की ओर क्या हो रहा, उड़ रहा। तो बच्चे समझ जाएंगे हाँ सर जी आपने वाष्पीकरण जो बताया, अच्छा ये वाष्पीकरण होता है। दूसरा, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, सूप से जैसे मान लो गेहूँ वगैरह होते हैं, उसमें कुछ डंठल वगैरह होते हैं या भूसी वगैरह मिली होती है तो पछोड़ा जाता है। तो ऐसे फटकना या फिर विनोइंग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप गेहूं में भूसा वगैरह मिला हुआ है, तो आप पंखे के सामने से जब उसको गिराएंगे तो जो भूसा होगा वो उड़ के दूर जाएगा। यानी ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, फटकना यानी विनोइंग। थर्ड ऑप्शन है सी चुंबकीय पृथक्करण। मान लीजिए कि जो हमारा अनाज है उसमें छोटे छोटे लोहे के छिलके क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं, अब हमें उनको अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, एक चुंबक ले लेंगे और उसको उसी में क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो चुंबक में सब जितने भी लोहे के छिलके हुए वो सब क्या हो जाएंगे, चपक जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी होगा। अब डी की बात करें तो प्रभाजी आसवन, ये तो बड़ी कक्षा के लिए उपयुक्त होता है, बच्चे तो इसको समझ नहीं पाएंगे। और फिर कौन से बच्चे, प्राथमिक कक्षा के, यानी ए बी और सी, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है। तो ये आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा, बीन मंडली में किसका प्रयोग होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दिया करिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल, ये बीन मंडली में होते हैं। किस मंडली में, बीन मंडली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं
वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जल चक्र को बनाए रखना, चालू रखने में भूमिका निभाते हैं वन। तो बिल्कुल सही बात है, ये जल चक्र को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वे वृक्षों को ढके हुए एक छोटा सा क्षेत्र है। वन क्या छोटा सा क्षेत्र है? बहुत विशाल क्षेत्र होता है वन, यानी बी तो होगा नहीं। ये घरेलू पशुओं के लिए सिर्फ आवास होते हैं। ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये हमारे लिए अगर बात करें तो हमारे लिए तो नवीकरणीय का ही काम करेंगे। और पहली बात तो यहाँ पर अनवी और नवीकरणीय से कोई लेना देना है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कथन सही है? केरल का तट अरब सागर पर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है। कर्नाटक का तट अरब सागर पर तथा केरल का तट बंगाल की खाड़ी पर है। इसको ऐसे समझिए, पहले हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए इंडिया का क्या है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये क्या है? अरब सागर है। ये क्या है? अरब सागर। और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है ये? इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे आपको ये पता है ये हिंद महासागर। तो देखिए ये क्या है? गुजरात। गुजरात के नीचे क्या मिलेगा आपको? महाराष्ट्र। ये क्या है? गोवा। यहाँ पर कर्नाटक और ये केरल। तो बताइए हमें बताना है कर्नाटक किस जगह है और केरल कहाँ है। कर्नाटक भी अरब सागर में है और केरल भी किस साइड है? अरब सागर में। तो क्या राइट आंसर होगा? यानी दोनों के लिए क्या होगा? अरब सागर। तो ऑप्शन नंबर सी पर नजर डालिए। केरल और कर्नाटक दोनों के तट बंगाल की खाड़ी में है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल और कर्नाटक दोनों के जो तट हैं वो अरब सागर पर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है, तो ध्यान देना इस बात को, क्या है? ऊंचा है, शुष्क है और चपटा क्षेत्र जिसे क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान। शिमला को कहते नहीं है, शिलोंग को कहते नहीं है, जम्मू कश्मीर को कहते नहीं है। जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख को हम क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हमको वह डेट बतानी है जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा को फहराया था। तो हमको वो डेट बतानी है। पहला ऑप्शन है 23 मई 1984, 23 मई 1989, 25 मई 1984, 25 मई 1989। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए, पहले क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए जल्दी से कमेंट करिए। इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 23 मई 1984 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला, सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है? सांप की झड़ी या छोड़ी हुई चर्म से? इससे तो बनाई नहीं जाती है। सांप का विष? बिल्कुल सही बात है, सांप का जो जहर होता है, विष होता है, उससे ही बनाई जाती है। और चिचिंडी के पौधे का फूल, चिचिंडी के पौधे का बीज कुछ नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। 16 पे ध्यान दीजिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तकों में मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया। इसका क्या कारण हो सकता है कि मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया? पहला है वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। बिल्कुल हम छात्रों का ध्यान आकर्षित करेंगे ना कि देखो वैज्ञानिकों के किस प्रकार से पड़ताल की और कैसे इसको चरणों में क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दूसरा, छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचारित किए जाते हैं। और आगे देखते हैं,
थर्ड ऑप्शन क्या है? छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे जो गुण हैं वो उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे ये जो गुण हैं वो आते रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, क्योंकि वंशानुक्रम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना इसी को तो संबोधित करता है। अपने तथा अपने अभिभावकों एवं रिश्तेदारों के बीच समानताएं खोजने में छात्रों की सहायता करना ये गलत होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए और सी कहाँ है? यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहने को तो आप कह सकते हैं सर बी क्यों नहीं हो सकता, तो देखिए हमें जो होता है सीटेड जो होता है, जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं उन पर उनको एकदम मजबूत आंसर मानता है, एकदम फैक्ट लेता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 17 नाजली को गुड़ खाना पसंद है। दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी तो नाजली रसोई में गई और उसने मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की बरनी खोज ली। और यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा एक उदाहरण है? बताइए, क्या यह शास्त्रीय अनुबंधन है? ये तो होगा नहीं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन है? बिल्कुल ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, यानी उसने पहले मम्मी को देखा होगा बनाते हुए और फिर उसी को लेकर उसने अपनी क्रिया की। फिर दूसरा संज्ञानात्मक अधिगम है? नहीं। यांत्रिक अधिगम है? बिल्कुल यांत्रिक अधिगम है, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और समग्र, ध्यान देना, सतत और समग्र मूल्यांकन अवधारणा को सतत पद से संबंधित है? पहला क्या है? वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन, क्या ये होगा? दूसरा ऑप्शन है वृद्धि और विकास के पाठ्यक्रम संबंधी और दूसरा क्या है? वृद्धि और विकास के पाठचर्या संबंधी और सह पाठचर्या संबंधी पक्षों का मूल्यांकन। तीसरा क्या है? अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान। और चौथा ऑप्शन है क्षमताओं, मनोवृत्ति और अभिरुचि का मापन। तो देखिए अगर हम पहले ऑप्शन की ओर नज़र डालें तो पहला ऑप्शन क्या है? वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन होता है, यानी एक अवधि में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सतत मूल्यांकन जो होता है ये एक अवधि में होता है। सी वृद्धि और विकास सह पाठचर्या, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान, ये भी सही है। और डी क्षमता, मनोवृत्ति, अभिरुचि का मापन, ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए और सी कहाँ पर है? डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। अगला पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस में से जिसमें हम रहते हैं, जिसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए पर्यावरण की थीम के बारे में आप लोग जानते होंगे। पर्यावरण की कौन कौन सी थीम है? परिवार और दोस्त, चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं, भोजन हो गया, आवास हो गया, पानी हो गया, यात्रा हो गया। ये सब किसकी थीम है? पर्यावरण की थीम है। तो अभी क्या बताया मैंने? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यानी ये एक पर्यावरण की जो थीम है उससे रिलेटेड है, यानी मूल विषय क्या होगा? चीज़ें जो हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है, जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। यह बच्चों को जानकार और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित करता है। क्या बनाने के लिए? पहला, उन लोगों को पीड़ा के बारे में जिन्हें
उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। अगला, कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन आवश्यक है। ऐसा कौन सा देश है जिसका विकास तभी होगा जब वहां के लोगों को वहां से विस्थापन कर दिया जाएगा? क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं। शहरी लोग कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते हैं, शहर झुग्गियों के कारण गंदे होते हैं। ऐसा होता है क्या? एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होगा। ये भी गलत। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 से 5वीं तक की पुस्तकों में ढेर सारे चित्रों को शामिल करने में सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं? किस कारण जो चित्र हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं, इसका बताइए। पहला ऑप्शन है चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं तो हम पूरी किताब में चित्र ही चित्र बना देंगे। क्या ऐसा करेंगे? तो पहला तो होगा नहीं। बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे क्या हैं, मूर्त चीज़ों को देखेंगे। जिन चीज़ों को वो सामने देखेंगे उन चीज़ों को वो ज़्यादा समझ पाएंगे। यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझ लेंगे। हाँ, अगर चित्र होंगे तो अवधारणा कॉन्सेप्ट जो हमें सिखाना है वो सिखाने में क्या होगा, हमें बेहद आसान होगा। यानी सी भी होगा। चित्रों से किताब आकर्षक बनती है, ये भी गलत। केवल चित्र से थोड़ी किताब आकर्षक बनेगी। यानी बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका क्या होगा? क्या विषय पढ़ाना है? बीज का अंकुरण। ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें कौन सा विषय पढ़ाना है? हमें विषय पढ़ाना है बीज का अंकुरण। तो देखिए, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक सजीवक वीडियो देखने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो सकता है ये सही है। मूंग के बीजों का अंकुरण का चार्ट नहीं, अनुभव कराएंगे उनको। विद्यार्थी से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना, यही बिल्कुल सही होगा। पहले वाले और सी वाले में अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, खुद अनुभव कर रहा है, उस चीज़ को खुद रिकॉर्ड कर रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसलिए एकदम करेक्ट आंसर होगा। और डी ऑप्शन, मूंग के बीजों को अंकुरण का मॉडल, यहाँ पर अनुभव कर रहा है तो मॉडल की क्या जरूरत है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा? पहला ऑप्शन है हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा, राज्य की बोर्डों की तैयारी की गई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के द्वारा। गलत। पर्यावरण से संबंधित गतिविधि शामिल शिक्षक और विद्यार्थी द्वारा, ये भी गलत। और डी ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा चयनित उपयुक्त, शिक्षक द्वारा नहीं। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सबसे उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कौन प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनना चाहिए? क्या वो माता पिता बनेंगे, साथी बनेंगे, पर्यावरण को, शिक्षकों को? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पर्यावरण। तो क्या बनना चाहिए? पर्यावरण। ऐसे लगाइए टिक,
यानी ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मजा आ रहा है सेशन में? तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। इस साल स्कूल के बगीचे से खूब सारे आम इकट्ठा हुए। जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ खाएं आम 12 महीने पढ़ाने के लिए इन आमों का उपयोग करने के बारे में सोचा। ठीक है, इस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या होगा? बताइए। पहला ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण, जिससे विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रसंस्करण इकाई के बारे में बताएं, भ्रमण कराया जाएगा। तो ये तो सही बात है, ऑप्शन नंबर ए तो राइट है। बी आम खाद्य पदार्थ उत्सव का आयोजन, जिसमें विद्यार्थी उनके द्वारा बनाए हुए आम के विभिन्न व्यंजनों का टी स्टॉल लगाएंगे। ये तो करा ही जाता है स्कूल में, आप लोग जानते होंगे। तो ए और बी तो करेक्ट होगा। सी की ओर देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण इकाई विशेषज्ञ को अपनी कक्षा में वार्ता के लिए आमंत्रित करना, ये तो कोई बात नहीं होगी ना, वार्ता के लिए एकत्रित करना। प्रदर्शनी का आयोजन, जिसमें आम से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित किया जाए, ये भी गलत। यानी ए और बी इसका राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। 26 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? बताइए, किसका चयन करना चाहिए? किसके लिए? पर्यावरण अध्ययन हेतु शिक्षण हेतु अध्यापक को किसका चयन करना चाहिए? बच्चे को अकेले कार्य करने के अवसर, बच्चे को अकेले नहीं कार्य करने देना है, बच्चे को कार्य करने में मदद करें, बच्चे को छोटे समूह में कार्य करने के अवसर दें। अब यही तो चीज़ है, यहाँ पे यही तो हमको सीखना है। एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको करेक्ट लगेंगे, लेकिन हमको इसमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। बच्चों को बड़े समूह में कार्य करने के लिए अवसर दें। बड़े समूह में कभी भी मत उनको बांटिए, क्योंकि बड़े समूह में अगर बांटेंगे तो बच्चे अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर बच्चा अपना तर्क देगा, कोई नहीं पाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों को छोटे समूह से कार्य करने के अवसर प्रदान करें। 27 कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ है जल, में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया गया है वे कौन से हैं? बताइए, कौन से वो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर क्या किया गया है? ध्यान दिया गया है। पहला ऑप्शन है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान। अगला ऑप्शन जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव और पीने के लिए स्वच्छ जल। जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान और जल का शुद्धिकरण। और लास्ट ऑप्शन जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, वर्षा जल संग्रहण। यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? हमारी विषयों पर ध्यान दिया गया है, ये महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती हैं? संवादात्मक, रचनात्मक, योगात्मक और मूल्यांकन। तो देखिए, किसकी? आकलन की प्रकृति की व्याख्या कर रही हैं, आकलन की। तो संवाद आकलन की व्याख्या करता है, रचनात्मक भी करता है और योगात्मक भी करता है, लेकिन मूल्यांकन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम आनुवांशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है।
एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हीना अपने विद्यार्थियों में आनुवांशिकता की समझ पैदा करने के लिए किसका आयोजन करेगी? हाथों से क्रियाकलाप, भूमिका निभाना, अन्वेषण क्रियाकलाप या उदाहरणों का विश्लेषण देना। तो ऐसे में पता है वो क्या करेगी? क्योंकि किसके बारे में बात हो रही? वंशानुक्रम के बारे में। तो वो उदाहरणों का विश्लेषण देगी। क्या करेगी? उदाहरणों का विश्लेषण देगी। आप कहेंगे सर कैसे, ये उदाहरणों का विश्लेषण ही क्यों होगा? तो बताएगी कि जैसे आँखों का रंग हुआ, ये हमें वंशानुक्रम की देन है। बालों का रंग हुआ, ये भी वंशानुक्रम की देन है। व्यक्ति की जो लंबाई होती है, ये भी वंशानुक्रम की ही देन होती है। लंबाई भी डिपेंड करती है वंशानुक्रम पर। और क्या, और भी कई ऐसे लक्षण होते हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं? वंशानुक्रम पर। तो ये उनको उदाहरणों का विश्लेषण देकर समझाएगी। कैसे समझाएगी? उदाहरणों का विश्लेषण देकर। हाथ से कोई क्रियाकलाप कर पाएगी या भूमिका निभा पाएगी या खोज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की विशेषता की पहचान कीजिए। प्राथमिक स्तर पर समावेशित होता है, संदर्भ सहित होता है, अनुभवात्मक होता है या वैश्विक से स्थानीय विषय केंद्रित होता है। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए, हमको क्या देखना है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की क्या विशेषताएं होती हैं? समावेशित होती हैं, संदर्भ सहित होती हैं और अनुभवात्मक होती हैं, यानी अनुभव भी प्रदान करती हैं। यानी ABC इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ABC कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ये सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।